साल 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 नामक अंतरिक्ष खोज यान इस अनंत ब्रह्मांड में भेजा था, इसी उम्मीद में कि यह यान ब्रह्मांड के उन ऊंचाई तक पहुंचे जहां कभी इंसान भी जा नहीं पाया है। इस यान में नासा ने इंसानियत की सभ्यता को बटोर कर भेजा था, जिसमें अलग अलग इंसानी भाषा, उनकी संगीत, इसके सैंपल्स भेजे गए। इसी के साथ साथ इंसानों के कुछ फोटोज और हमारे पृथ्वी के सुनहरी जगह की इमेजेस लेकर वॉयेजर 1 अंतरिक्ष के गहराइयों में अपनी सफर कर रहा है। ये सब नासा ने इसी उम्मीद में किया था कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा अगर कोई जीवन सृष्टि मौजूद है तो हम उन्हें हमारे होने का एहसास दिलाए, उन्हें बताए कि यूनिवर्स में वह अकेले नहीं है। यह बात इंसानों के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि आज 50 साल हो गए हैं वॉयेजर 1 ने अपना सफर जारी किए। यह यान 30 मार्च को ओफ्यूकस तारामंडल में पाया गया था। हालांकि आज भी वॉयेजर को इंसानों के अलावा किसी के होने का कोई भी संकेत नहीं मिला है और इसी के बेस पर आज की कहानी है मैगेलन। कहानी शुरू होती है मैगेलन स्पेसक्राफ्ट से, जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट रॉजर नेल्सन अपने स्पेस मिशन की तैयारी कर रहे हैं। वो नासा मिशन कंट्रोल को संपर्क करते हैं और बताते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के मॉनिटर पर कुछ इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है। तभी नासा उन्हें बताती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ चीजें इंस्टॉल हो रही है। अब ये सुनते ही रॉजर हंसी मजाक में कहता है कि आखिरी समय में तुम लोग एरर फिक्स कर रहे हो, ये बात मेरे पत्नी एबिगेल को मत बताना। पर तभी एबिगेल कांटेक्ट में आती है और कहती है कि ये सारी चीजें मैं ही कर रही हूँ। रॉजर की पत्नी भी नासा के लिए काम करती थी। अब रॉजर उसे बताता है कि अब ये मिशन चालू होने के बाद करीब 1.5 साल के बाद हम बात करेंगे और दोनों भी एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। इसके बाद मिशन शुरू होने लगता है और वो पृथ्वी को अपने से दूर होते हुए देखता है और अपना मिशन शुरू हो जाता। अब कहानी इसके 2.5 साल पीछे जाती है। रॉजर एक एस्ट्रोनॉट है और एबिगेल AI साइंटिस्ट। ये लोग एक पार्टी में होते हैं कि तभी रॉजर को नासा का एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसे कल ऑफिस आना है किसी मिशन की ब्रीफिंग के लिए। अब अगले दिन ब्रीफिंग के दौरान नासा के प्रोजेक्ट मैनेजर गेराल्ड रॉजर को बताते हैं 48 घंटे पहले स्पेस में एक रेडियो अनोमली डिटेक्ट हुई थी। हमें एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड और उसके इंटरवल रिपीट में सुनाई दे रहे हैं। ये अनोखे सिग्नल्स के बाद नेटवर्क ने 2 और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। ये तीनों भी सिग्नल मिलकर एक परफेक्ट म्यूजिकल साउंड बनाते हैं, जैसे किसी ने स्पेस में एक सुरीला संदेश भेज दिया हो। पर यह कोई रैंडम साउंड नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भेजा हुआ एक सिग्नल है। रॉजर यह सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या सच में इस गैलेक्सी में, इस दुनिया में दूसरा कोई है जो दूसरे कोने से धरती वालों के लिए संगीत भेज रहा है। तो बेकर उसे बताता है कि यह सिग्नल हमारे ही सूर्यमंडल के अंदर से आ रहे हैं। पहला सिग्नल टाइटन से, तो दूसरा नेपच्यून के चांद ट्रिटॉन से और तीसरा प्लैनेट एरिस से। वो आगे बताता है कि शायद ये कोई एक सभ्यता भी हो सकती है जो हमें मैसेज भेज रही है। अब नासा चाहता है कि रॉजर इस मिशन पर जाए और ये सिग्नल कौन भेज रहा है उसके सोर्स तक पहुँचे और सैंपल और ट्रांसमीटर की चीजें इकट्ठा करे स्टडी के लिए। हो सकता है कि रॉजर किसी एलियन सभ्यता से पहली बार संपर्क करे। अब ये मिशन रॉजर के लिए बहुत ही एक्साइट कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा मिशन था जहाँ पे वो किसी एलियन सभ्यता के होने का संकेत दे रहा था, इसीलिए वो काफी खुश था। खैर आगे उसे बताया जाता है कि इस मिशन में एक और दिक्कत है। चाइना भी इस आवाज पर काम कर रही है और वो लोग भी अपना यान भेजने वाले हैं, लेकिन इतने दूर के मिशन को तैयार करने के लिए लगभग 8 साल जाएंगे। लेकिन नासा एक दूसरे प्लान पर काम कर रहा है और इस दूसरे प्लान के मुताबिक इनका लॉन्च 2.5 साल में होगा और रॉजर को इसी वक्त इस मिशन की तैयारी के लिए निकलना होगा। बेकर उसे बताता है कि यह मिशन पूरे 10 साल तक का होगा और इस दौरान उसे अपने पत्नी को भी छोड़ना होगा। वो अकेला ही अंतरिक्ष में होगा। ये एक आसान फैसला नहीं था और रॉजर चाहता तो मना भी कर सकता था, पर यह मौका उसे वापस नहीं मिलने वाला था। इसलिए रॉजर इस चुनौती के लिए तैयार होता है। मगर एबिगेल जब ये बात सुनती है कि 10 साल के लिए उसका पति उससे दूर जाने वाला है तो वो पूरी टूट जाती है। उसे काफी बुरा लगता है कि उसने एक बार भी उससे बात नहीं की और रॉजर बिना कुछ सोचे समझे हाँ कराया। पर काफी सोचने के बाद वो ये भी जानती थी उसके पति का ये सपना था कि वो स्पेस में जाए।
इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रख के वो अपने पति को सपोर्ट करने के लिए मान जाती और वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी। फिर कहानी स्पेस मिशन के पहले दिन आती है, जहाँ पे रॉजर अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। वो हाइपर स्लीप के लिए एक खास कैप्सूल में चला जाता है, जिसमें उसे 18 महीने तक गहरी नींद में जाना है। वो अबिगेल से अलविदा लेता है और बेकर से कहता है कि अबिगेल का ध्यान रख। अब ऐसे करते करते 18 महीने गुजर जाते, जहाँ अब उसका स्पेसशिप टाइटन के करीब आ गया था। इसीलिए सिस्टम का एआई अब रॉजर को स्टैटिस से उठाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम फर्डिनेंड है, उसे वेलकम करता है। अब फर्डिनेंड रॉजर को बताता है कि 2 दिन के बाद शिप शनि ग्रह यानी सैटर्न के ऑर्बिट पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद हम टाइटन में जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और फिलहाल उसने एक प्रोब छोड़ा हुआ है जो टाइटन में जाके डेटा प्रोसेस कर रहा है। जिसके बाद रॉजर नासा के मैसेजेस चेक करता है। उसे करीब करीब 230 मैसेजेस मिले थे। उसमें से एक वीडियो एबिगेल का भी होता है। उसने रॉजर को उठने के बाद ही ये मैसेज भेजा था। वो उसे वेलकम करती है, उससे काफी ढेर सारी बातें करती है और अंत में चेस खेलने का इनवाइट दिया होता है। अब रॉजर भी रिप्लाई करता है और अपनी चाल चलता है। जिसके बाद वो नासा ने भेजे हुए 230 मैसेजेस देखने लगता है। कोई खास तो बात नहीं थी, लेकिन एक मैसेज से उसे पता चलता है कि चाइना ने अपना लॉन्च 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, पर उनका स्पेसक्राफ्ट सीधा ट्रिटॉन ग्रह जाएगा। इससे उनके मिशन पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़े समय के बाद एआई उसे बताता है कि 10 मिनट में वे लोग टाइटन की ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे। अब जैसे उनका स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में आता है, रॉजर अपने प्रॉप से डेटा प्रोसेस करने लगता है। इस डेटा से उसे समझ आता है कि जो सिग्नल उसे मिले थे वह टाइटन ग्रह पर एक लेक है, मीथेन से भरा हुआ, उसके नजदीक से आ रहे हैं। अब रॉजर लैंडिंग की तैयारी करने लगता है और उसे एक ग्लेशियर पर लैंड करना होगा, पर उसके पास इस काम के लिए सिर्फ 6 घंटे ही होंगे, क्योंकि इस मिशन के तुरंत बाद उसे सही समय पर नेपच्यून के ऑर्बिट तक भी पहुंचना है। अब फर्डिनेंड एआई एक नया वीडियो मैसेज रॉजर तक पहुंचाता है। वहाँ नासा का ऑफिसर बेकर रॉजर को टाइटन तक पहुंचने के लिए बधाई देता है और उसे याद दिलाता है कि सिग्नल सोर्स खोजना कितना इम्पोर्टेंट है। आगे वो बताता है कि उसने अबिगेल से कहा था कि वो रॉजर को डायरेक्ट बधाई दे, पर अबिगेल का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और वो एक स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रही है। अब ये सुनकर रॉजर थोड़ा चिंतित हो जाता है, पर वो अपने मिशन पर ध्यान देने लगता है। जिसके बाद रॉजर लैंडिंग मॉड्यूल को अनडॉक करता है और एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम यानी नील से संपर्क करता है, जो लैंडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला था। नील सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करता है और रॉजर को सफलता से टाइटन की सतह पर लैंड करवाता है। जिसके बाद वह एक होस लेकर लेक तक जाने निकलता है, अपना जरूरी इक्विपमेंट लेकर। इसी दौरान एआई उसे वार्न करता है एक भयानक तूफान यहाँ पे आने वाला है और यहाँ पर मीथेन की संख्या ज्यादा होने के चलते एक्सप्लोजन भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। लेकिन रॉजर अपने टारगेट के बहुत ही करीब था, इसीलिए वो थोड़ा देर और रुकता है और आसपास ढूंढने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि सिग्नल जो रिसीव हुआ था वो मीथेन के लेक के अंदर से आ रहा है, इसीलिए अब वो इस खतरनाक तालाब में उतर जाता है। थोड़ी ही गहराई पर उसकी नजर एक छोटे से कांच जैसे बॉल पर पड़ती है। ये वही वस्तु थी जो सिग्नल भेज रही थी। रॉजर इस खोज से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो किसी बड़ी चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर, अब वो किसी तरह से मॉड्यूल तक वापस आने लगता है और नील को कहता है कि इंजन स्टार्ट करो, हम ऊपर स्पेसशिप में वापस जा रहे हैं। पर नील बताता है कि मीथेन का इवेपोरेशन रेट बहुत ही हाई है, अगर हमने अभी टेक ऑफ किया तो रॉकेट यही विस्फोट हो जाएगा, इसीलिए तूफान खत्म होने का इंतजार करना होगा। यानी इसमें काफी समय बर्बाद होने वाला था, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब तूफान का खत्म होने का इंतजार करते वक्त रॉजर उसी अनोखी गोल चीज को ध्यान से देखने लगता है। अब यहाँ नील एआई बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक रेडियो सिग्नल है और प्रोटोकॉल के अनुसार उसे बिना छेड़े ऐसे के ऐसे रखना है, उसे हमें टच भी नहीं करना है हाथ से। पर रॉजर बिना एआई का सुने अपना ग्लव्स उतारता है और अपने उंगली से ट्रांसमीटर को छूता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ लगाता है बॉल तुरंत ही रिएक्ट करती है, उसमें से कुछ लाइट वगैरह भी निकलती है। रॉजर समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ,
था। इसी दौरान एआई रिपोर्ट करता है कि जैसे ही रॉजर ने बॉल को छुआ, रेडियो सिग्नल एक मोमेंट के लिए बंद हो गया, यानी एआई में भी ये आ जाता है। अब ये अनजान घटना रॉजर को और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी और उसे डर होता है कि प्रोटोकॉल तोड़ना कहीं बड़ी दिक्कत ना खड़ी कर दे। इसी दरमियान तूफान शांत हो गया था। टाइटन के ऑर्बिट से निकलने के बाद रॉजर नेपच्यून की ओर सफर शुरू कर देता है और मिशन कंट्रोल को संपर्क करता है। वो अपनी खोज के बारे में बताता है। कुछ देर के बाद बेकर का रिप्लाई आता है। वो रॉजर को बधाई देता है और कहता है नासा इसके एनालिसिस का इंतजार कर रही है। वो उसे याद भी दिलाता है कि सारे प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए और ऑब्जेक्ट का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। रॉजर एक और संदेश रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। इसमें वो ये मान लेता है कि उसने ट्रांसमीटर को बिना ग्लव्स के छुआ था और ऑब्जेक्ट ने आवाज और रोशनी के साथ रिस्पॉन्स दिया था। अब वो इस एक्सपेरिमेंट को वीडियो पर कैप्चर करना चाहता है और इसीलिए बेकर के जवाब का इंतजार करते वक्त रॉजर मीथेन का सैंपल का एनालिसिस करता है और उसे तालाब में अमाइनो एसिड मिलता है। इसका मतलब ये था कि ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। तभी रॉजर को एबिगेल का एक मैसेज आता है। वो एक बड़ी ही मुसीबत के बारे में बताती है। किसी चाइनीज हैकर ने उसके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की और मिशन की जानकारी लेने की कोशिश की थी। इसी वजह से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एबिगेल पर नासा से पूरी तरह से बैन लगाने की धमकी दे रहे हैं। वो काफी टेंस थी क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वह अपने पति से बात भी नहीं कर सकती थी और अभी तक सिर्फ 1.5 साल ही बीता था और एबिगेल की हालत बहुत ही खराब होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा था कि रॉजर कभी वापस आएगा ही नहीं। अब रॉजर तुरंत अपने पत्नी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो उसे हौसला रखने के लिए कहता है और काफी प्यार भरी बातें भी उससे करता है और इसी के साथ वो अपनी चेस का मूव भी भेजता है, जिसके बाद वो हाइपर स्लीप में जाने की तैयारी करता है। अब 32 महीने के बाद रॉजर नींद से उठता है। एआई उसे बताता है कि नेपच्यून के मून यानी ट्रिटॉन पर जहाँ से सिग्नल आ रहा था वहाँ पर प्रॉप काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें ट्रांसमिशन का लोकेशन नहीं पता। इसका मतलब ये है कि सिग्नल के सोर्स को अब उसे खुद ही ढूंढना होगा। अब एआई उसे ये भी बताता है कि जब वो हाइपर स्लीप में था तब उसकी ब्रेन की एक्टिविटी काफी अलग थी, जो साधारण तौर पर नहीं दिखाई देती। उसे स्टडी करने के बाद एआई को उसके दिमाग में अलग अलग इमेजेस भी मिले थे। फिर इसी दरमियान वो नासा के सारे मैसेज पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि उनका प्रोब जो काम नहीं कर रहा है वो शायद चाइनीज साइबर अटैक की वजह से हो सकता है, क्योंकि चाइना ने उनके सिस्टम पर अटैक किया था। वही उसका जो एआई है वो भी बीच बीच में काम नहीं कर रहा था। खैर अब रिलैक्स होने के बाद रॉजर वापस से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उसे वापस से छूता है। इस बार भी उसे अजीब से इमेजेस आने लगती है। इसी के साथ वो अपने पत्नी को भी देखता है और अगले ही पल उसकी हालत खराब होने लगती है। एआई तुरंत ये चीज वापस नासा को भेजता है। अब इसी दौरान स्पेसशिप ट्रिटॉन की ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। सिंस उसके पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, इसीलिए उसे खुद ट्रांसमिशन की खोज करनी थी। रॉजर अब नीचे लैंड करता है और एक क्रेटर के पास पहुंच जाता है जहां से सिग्नल आ रहे थे। वो पाता है कि ट्रांसमीटर यहाँ से करीब 50 मीटर के गहराई पर है। अब बड़ी ही मुश्किल से नीचे जाने के बाद रॉजर उस दूसरे स्पेयर की भी खोज कर लेता है। उसी के साथ वो वहाँ के कुछ आइस का भी सैंपल ले लेता है, लेकिन चढ़ते वक्त गलती से कंटेनर गिर जाते हैं। अब इसके पास बस 10 मिनट होते हैं अपने कैप्सूल में आके बैठने का। अब रॉजर कैसे तैसे नीचे चला जाता है और सैंपल लेकर आता है और कैप्सूल में बैठ जाता है और उसी के साथ नील उसे वापस बड़े वाले शिप में लेकर जाता है। अब मेन शिप में आने के बाद रॉजर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो नासा को बताता है कि उसने एक और ट्रांसमीटर को ढूंढ लिया है और वहाँ के आइस सैंपल भी ले लिए हैं। जब रॉजर आइस का स्टडी कर रहा होता है तभी उसे एबिगेल का एक मैसेज आता है। वो कहती है कि उसका पति जाके 4 साल बीत चुके हैं। वो उसके बिना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उसे डर भी लग रहा है कि रॉजर कभी वापस नहीं आएगा। ये देखकर रॉजर बहुत ही इमोशनल होता है और उसे एक प्यार भरा मैसेज और हौसला रखने के लिए कहता है। अब इसके बाद एआई ट्रिटॉन का जो आइस सैंपल होता है उसका एनालिसिस कंप्लीट करता है। उसमें एआई को कुछ अलग रेडियो अनोमलीज भी मिलती है। उस सैंपल में एआई डिटेक्ट करता है कि ट्रिटॉन के नीचे एक बहुत ही गहरा समुंदर है जो इस 1.5 किलोमीटर थिक आइस क्रस्ट के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है और उसके आसपास कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स भी है जो मूव कर रहे हैं। अब रॉजर अंदाजा लगाता है कि ये शायद मछलियां हो सकती है या फिर कुछ अलग जीव जो इस प्लैनेट पर पाए जाते हैं, लेकिन ट्रिटॉन के कंडीशन में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
अब एक दिन खुद डिफेंस सेक्रेटरी रॉजर को सीधा मैसेज करते हैं। पहले तो वो रॉजर को काफी डांटते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, जिसके चलते वो मैसेज आना बंद हो गए हैं जो पहले आते थे। आगे वो ये भी बताते हैं कि अबीगेल अब तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब से उसका सिस्टम हैक हुआ है उसे अब नासा ने बैन कर दिया है। वो रॉजर को दोनों भी ट्रांसमीटर से दूर रहने का ऑर्डर देते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है रॉजर सोच में पड़ता है कि आखिरकार ये क्या रहस्य है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसने रखे? ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इतने दूर है, लेकिन फिर भी एक सिंक में ही मैसेज आ रहे हैं। और उन बातों को सुलझाने के लिए वो एक दिन दोनों भी ऑब्जेक्ट को एक साथ रखकर साथ में ही छूता है, और फिर वही अजीब से तस्वीरें उसके सामने आने लगती है। काफी सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगती हैं, ऐसी चीजें जो वो समझ भी नहीं सकता था। खैर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब वो तीसरे ग्रह एरिस तक पहुंच गया था और वहाँ पे उसे तीसरा स्फीयर मिल जाता है। अब ये पहला स्फीयर था जो थोड़ा अलग था, एक अजीब से म्यूकस से कवर था जो शायद ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। अब वो ये सारे सैंपल कलेक्ट करता है और रिटर्न आता है, लेकिन डॉकिंग के समय काफी प्रॉब्लम आ जाती है। पर रॉजर को शक होता है कि सिस्टम पर वापस अटैक हो रहा है, इसीलिए वो एआई को फुल रीसेट करने का ऑर्डर देता है और उसी के बाद वो डॉक हो जाता है। जब रॉजर एरिस ग्रह से लाया हुआ सैंपल का एनालिसिस करता है तो एक शॉकिंग बात सामने आती है। सैंपल में कुछ जीवों के डीएनए उसे मिलते हैं। यही तो चीज थी जिसके लिए वो यहाँ इतने दूर आया था। ये बात सुनकर रॉजर काफी एक्साइटेड होता है और नासा और एबिगेल को इस अमेजिंग डिस्कवरी के बारे में बताता है। उसी के साथ साथ वो एक और मैसेज करता है कि एआई ठीक से काम नहीं कर रहा है और एआई का कंट्रोल सिस्टम चेक करने के लिए कहता है, और तब तक इस पूरे सिस्टम को वही कंट्रोल करेगा। खैर अब यहाँ पे उसका मिशन पूरा हो गया था। उसे अर्थ से जाए हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए थे। अब समय था वापस अर्थ पे जाने का। अब यहाँ रॉजर एरिस से लाए हुए मैटर का एनालिसिस करता है, उस तीसरे ट्रांसमीटर को कंटेनर से निकालता है और उसे पहले तो ट्रांसमीटर के साथ रख देता है। फिर वो वही टच करने का एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है और एकदम से तीनों स्फीयर रिएक्ट कर देते हैं। तीनों की भी लाइट ग्लो करने लगती है और इस बार विजन के साथ साथ उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो किसी वर्म होल से ट्रैवल कर रहा है। उसे काफी कुछ चीजें दिखाई देती है, शिप की लाइट्स पे फ्लिकर होने लगती है। एआई उसे बताता है कि ये काफी सारे सिग्नल है जो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वही ये सिग्नल शिप के सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये सिग्नल गैलेक्सी के अलग अलग जगह से आ रहे हैं। अब रॉजर एआई से कहता है कि ये मिस्टीरियस सिग्नल एनालाइज करे, तो एआई बताता है कि जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनका पता करना मुश्किल है। ये सिग्नल शायद अतीत से भी भेजे गए होंगे जो टाइम डायलेशन के कारण हमें आज मिल रहे हैं। लेकिन रॉजर का अंदाजा था कि जो भी सिग्नल भेज रहा है वो यदि क्वांटम फिजिक्स का यूज करके सिग्नल भेज रहा है तो वो ये सिग्नल वर्तमान से ही भेज रहा होगा। उसका मानना था कि यह सिग्नल अगर किसी ह्यूमन लाइक सिविलाइजेशन ने भेजे होंगे तो 1 सेकेंड सबसे छोटा टाइम यूनिट होगी, जैसे कि सांसें लेना, दिल धड़कना या फिर शब्दों को बोलने का समय। इनका रिदम एक ही होता है। वैसे ही सेकेंड ये यूनिवर्स का छोटा टाइम लिमिट होगा जो सभी लोग फॉलो करते होंगे। तभी उसके सामने वापस प्री हिस्टोरिक तस्वीरें भी आने लगती है। अब इसी दरम्यान एआई डिटेक्ट करता है कि पूरे सिग्नल का बाइनरी डेटा उसी डीएनए कोड में एनकोडेड है जो इन्हें मिला था। अब इसे इन्फॉर्मेशन का यूज करके एआई एक नया सिग्नल पकड़ता है जिसका ओरिजिन उसे मिलता है जो एक दूसरे गैलेक्सी से था। ये जगह थी ऑर्ट क्लाउड। अब ये हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर का रीजन था जहाँ कभी इंसान ना तो गए हैं, ना ही कभी कोई प्रोब भेजा है, ना ही उसकी कोई जानकारी है। अब एआई पूरा कैलकुलेट करता है और रॉजर को बताता है कि अगर हमारी शिप सही काम करती है तो वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 48 साल लगेंगे। अब रॉजर के ऊपर इस मिशन का भूत सवार था। उसे सिग्नल के ओरिजिन और दूसरे एलियन सिविलाइजेशन से मिलना था जो उसे ये सिग्नल भेज रहे थे। रॉजर समझ जाता है कि अब वो वापस अर्थ पे लौट नहीं सकता। उसे ये सफर पूरा करना ही होगा और उसे उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सच जानना ही होगा। अब ये फैसला करने के बाद वो अबीगेल के लिए एक मैसेज छोड़ता है। उससे वो माफी मांगता है और कहता है कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। मुझे जानना है कि ये सिग्नल कौन भेज रहे हैं और इसीलिए मैं ऑर्ट क्लाउड की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मुझे माफ करना।
और आज मैं तुम्हें हर एक रिश्ते से मुक्त कर रहा हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी लो और हो सके तो मुझे माफ करना। और उसे गुड बाय कहता है। रॉजर उनका अधूरा चेस गेम कंप्लीट करता है और आखिरी मूव करके अबीगेल को जीतने का मौका देता है। अब रॉजर एआई को ऑड कोड की ट्रेजेक्टरी सेट करने के लिए कह देता है। वहीं नासा और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इस फैसले के खिलाफ होते हैं। बेकर डिमांड करता है कि उसे स्पेसशिप का कंट्रोल वापस दे दे और रॉजर को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी कलेक्टेड सैंपल है उसे लेकर वापस लौट आओ। लेकिन रॉजर बेकर की बात नहीं मानता। वो एक नए मिशन की तैयारी करता है। उसे पता होता है कि यह अनंत यूनिवर्स यात्रा उसकी मौत भी बन सकती है, पर यही उसकी किस्मत थी और यही ये मूवी खत्म होती है। आई नो ये एक ओपन एंडेड टाइप ऑफ मूवी है और देखने के बाद ऐसे लगता है कि यार कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन ये मूवी इंसानियत की वो क्यूरियोसिटी दर्शाती है जो साइंस के सवालों के जवाब लेकर यूनिवर्स के अंत तक जाने के लिए तैयार है और अपनी खुद की जिंदगी को मौत के हवाले करते हुए। अंत में रॉजर को पता होता है कि शायद वो वापस लौट नहीं आएगा और उसे वहाँ पे शायद ऐसी सिविलाइजेशन भी मिल सकती है जो इंसानों के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन वो ये रिस्क लेने के लिए मान जाता है क्योंकि ऐसा करने पर हमें यानी इंसानों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे हमारे विज्ञान की प्रगति हो सकती है। सो ये थी मूवी जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे आ नहीं रहा है, तो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय। दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।